Welcome students in this last class of classification of animal kingdom। पिछली क्लास में हमने मेमेलिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लिए हैं और आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास मेमेलिया। थोड़ा सा इसको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ एग्जांपल्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कुछ फीचर्स हमें इसमें स्टडी करने पड़ेंगे। रीज़न ये है कि आगे जाके जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे और भी कई सारे ऐसे फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हमें यहाँ से कुछ ये हमारा बेस रहेगा, यहाँ से कुछ पॉइंट्स आते हैं वहाँ डिस्कस करने पड़ते हैं, इसलिए हमें क्लास मेमेलिया को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। एग्जांपल्स कई सारे मैंने लिए हैं यहाँ पर, वो आपकी रेफरेंस के लिए होंगे और कुछ एग्जांपल्स जैसा कि मैं हाईलाइट करता हुआ जाऊँगा या मैं आपको बता दूँगा कि ये वाला एग्जांपल तो आपको पर्टिकुलरली लर्न करना ही है, तो आपको वो एग्जांपल्स लर्न करने, बाकी सारे एग्जांपल्स लर्न नहीं करने हैं। कई सारे एनिमल्स इसमें ऐसे भी होंगे जिनके साइंटिफिक नेम मैंने नहीं बताए, सिर्फ कॉमन नेम से काम चल रहा है उनका, तो आप उन कॉमन नेम्स को याद रखें और आपको सिर्फ इतना पता रहना चाहिए कि हाँ ये एनिमल जो है क्लास मेमेलिया से बिलोंग करते हैं। ओके बच्चों, लेट्स बिगिन विथ क्लास मेमेलिया। देखिए क्लास मेमेलिया जो है उसे हम दो क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं, दो सब क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। एक है प्रोटोथीरिया और एक है थीरिया। जैसा कि आप प्रोटो का मतलब समझते हैं, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव। तो ये जो हमारे पास सब क्लास है प्रोटोथीरिया, ये प्रिमिटिव मैमल्स हैं और इनकी एक ख़ास बात देखिए आप, दैट दे आर एग लेइंग मैमल्स, है ना। इंटरेस्टिंग। मेमेलिया का जो जनरल कैरेक्टर होते हैं उनमें हमने बात करी है कि दे आर विविपेरस, बच्चे देते हैं सारे मैमल्स, जिन्हें आप जानते भी है, जैसे डॉग्स, कैट्स, टाइगर, लायन, जितने भी मैमल्स आपके दिमाग में आते हैं आपको लगता है कि सारे मैमल्स आर विविपेरस, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। पर एक हमारे पास मेमेलिया में ऐसा ग्रुप है जिसे हम प्रोटोथीरिया के नाम से जानते हैं। दे आर प्रिमिटिव मैमल्स एंड दे आर एग लेइंग मैमल्स। जो मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ है वो रेप्टिलिया से हुआ है और ये जो प्रोटोथीरिया के मेंबर्स हैं इनमें कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे होंगे ये जो कि रेप्टिलिया से मिलते जुलते होंगे, फिर भी हमने इन्हें क्लास मेमेलिया में रखा है बिकॉज दे हैव फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स। कोई भी एनिमल अगर उसके पास मेमोरी ग्लैंड होगी तो इट विल बी कैप्ट अंडर क्लास मेमेलिया। तो प्रोटोथीरिया दो दे आर एग लेइंग मैमल्स, भले ही वो अंडे देते हैं पर हमने रखा उन्हें मेमेलिया में क्योंकि उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं। दे आर वेरी क्लोज टू रेप्टिलिया और अभी आप देखेंगे कि उनमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो रेप्टिलिया से मिलते जुलते होंगे, उनसे रिसेम्बलेंस रखते हैं ये। जैसे हम बात करें, सबसे पहला तो पॉइंट हो गया दे आर एग लेइंग। प्रोटोथीरिया के जो मेंबर्स हैं इनमें मेमोरी ग्लैंड होती है, आर फंक्शनल इन बोथ मेल एंड फीमेल। दैट इज़ अनदर इंटरेस्टिंग फीचर कि इनके पास जो मेमोरी ग्लैंड है वो मेल और फीमेल दोनों में फंक्शनल होती है। इसके अलावा और कोई भी मैमल ऐसा नहीं है, आगे जाके जो एडवांस मैमल्स होंगे उनमें किसी में भी फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड नहीं होगी मेल्स में, सिर्फ फीमेल में ही फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होती है। सिर्फ फीमेल्स ही अपने बच्चों को, अपने यंग वंस को फीड करती है, लेकिन प्रोटोथीरिया के जो मेंबर्स हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों के पास फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होती है एंड बोथ ऑफ देम दे फीड देयर यंग वंस। अच्छा बच्चों, यहाँ एक टर्म और मैं आपको बता देता हूँ, एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं, गाइनेकोमैस्टीजिया। तो जब भी कभी किसी मेल में फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड हो या मेमोरी ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास एक मेडिकल टर्म है गाइनेकोमैस्टीजिया। ओके, तो समटाइम इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। इवन इन ह्यूमंस में इस तरह से हो जाता है कि जो मेल होते हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म है जिसे हम गाइनेकोमैस्टीजिया कहते हैं, है ना। तो मेल हैव मेमोरी ग्लैंड्स। तो नेचुरली जो मैं गाइनेकोमैस्टीजिया हमें देखने को मिलता है वो प्रोटोथीरियंस में देखने को मिलता है। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दे हैव क्लोएका। मेमेलिया में मैंने आपको बताया कि वी डू नॉट हैव क्लोएका, वी हैव सेपरेट ओपनिंग्स। पर क्योंकि प्रोटोथीरिया का ये जो मेंबर हैं ये रेप्टिलिया से क्लोज रिसेम्बलेंस रखते हैं, इनके पास क्लोएका प्रेजेंट होती है। टेस्टिस इनके पास एब्डोमिनल है, जबकि जो मैमल्स होते हैं कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो मेमेलिया में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल
टेस्टिस होते हैं, यानी स्क्रोटम में होते हैं टेस्टिस, बॉडी से बाहर होते हैं। इनके टेस्टिस एब्डोमेन में होते हैं। ओके, दे डू नॉट हैव पिन्ना। पिन्ना इज ए मैमिलियन कैरेक्टर, लेकिन इनके पास पिन्ना नहीं है। एब्सेंस ऑफ पिन्ना इज ए रेप्टिलियन कैरेक्टर। कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट। आपको याद होगा, मैंने बताया आपको कि ब्रेन में जो सेरेब्रल हेमीस्फीयर होता है, उन दोनों के बीच में एक नर्व का बैंड है जो उन दोनों सेरेब्रल हेमीस्फीयर को आपस में कनेक्ट करता है। इट इज़ ए मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, पर कॉर्पस कैलोसम इज एब्सेंट इन प्रोटोथीरिया। दूसरा, इनमें टूथलेस बीक होती है बच्चों। किसी भी मैमल में बीक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, पर इनके पास बीक जैसा स्ट्रक्चर होता है। और जैसा कि आपको बताया गया है कि मैमल्स जो होते हैं वो फुल्ली होम्योथर्मिक होते हैं। दे आर नॉट फुल्ली होम्योथर्मिक, ये पार्शियली होम्योथर्मिक है। इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक थोड़ी सी रेंज में तो ये मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर में थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो फिर ये अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर कंसिडर्ड एज पार्शियली होम्योथर्मिक। तो यानी देख लीजिए कि ये एक रेप्टिलियन कैरेक्टर यहाँ पर आ रहा है। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो पोइकिलोथर्मिक होते हैं। ओके, एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर आर दे फाउंड। प्रोटोथीरिया के जो मेंबर्स हैं बच्चों, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। दे आर फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया ओनली। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जो है, वहाँ पर जो रीजन है वहीं ये मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के पास में एक छोटा आइलैंड है न्यू गिनी, तस्मानिया, वहीं पर ये प्रोटोथीरिया के मेंबर्स मिलते हैं। बच्चों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा आगे अभी हम जाएंगे और जब हम थीरिया के बारे में बात करेंगे, थीरिया में एक ग्रुप आएगा मेटाथीरिया, उन्हें हम मार्सुपियल्स कहते हैं, और उसके जो मेंबर्स हैं लाइक कंगारू वगैरह ये सारे हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया ओनली। कुछ उसके मेंबर जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ और इधर आपके पास ये जो प्रोटोथीरिया के मेंबर है ये भी ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और तस्मानिया में ही मिलते हैं। यहाँ मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, और वो पॉइंट ये है कि हमारे पास यहाँ स्पेस है तो यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि हमारे पास ये जो हमारा पूरा अर्थ है, जो हमारी ग्लोब है, उस पर पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, और बाद में कॉन्टिनेंटल शिफ्ट, एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं हम उसको। इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और शिफ्ट के कारण ये अलग अलग पार्ट में ऐसे डिवाइड हुए, और फिर आज का जो हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो बन गए। रफ डायग्राम में जस्ट आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सुपर कॉन्टिनेंट के डिवाइड होने से बाद में हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स बने। ओके, ऐसा माना जाता है कि जिस समय मैमेलिया का इवोल्यूशन हुआ उस समय ये कॉन्टिनेंट्स काफ़ी एक दूसरे के पास में थे, और देन व्हाट हैपेंड कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है वो पूरा सेपरेट हो गया। उस समय मेनलैंड एशिया और अफ्रीका पर भी प्रोटोथीरियंस और मेटाथीरियंस प्रेजेंट थे, और ऑस्ट्रेलिया में भी प्रोटोथीरियंस और मेटाथीरियंस प्रेजेंट रहे। देन व्हाट हैपेंड कि इन प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया से एडवांस्ड मैमल्स, जिन्हें हम यूथीरियंस कहेंगे, उनका इवोल्यूशन हुआ। अब इनका इवोल्यूशन मेनलैंड एशिया और अफ्रीका पर हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया के साथ इनका स्ट्रगल हुआ, कंपटीशन हुआ, और उस कंपटीशन में प्रोटोथीरियंस और मेटाथीरियंस जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दो तो और कहीं पर भी हमें प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया नहीं मिलते। जबकि व्हाट हैपन टू द ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हो गया मेनलैंड से, एशिया और अफ्रीका से, और उस समय वहाँ पर प्रोटोथीरियंस और मेटाथीरियंस थे, तो उनका इवोल्यूशन होता रहा, वहीं पर होता रहा, और वहाँ पर कोई भी यूथीरियन मैमल प्रेजेंट नहीं था। वहाँ यूथीरियंस का इवोल्यूशन हुआ ही नहीं। जैसे ये गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, ये जितने भी डॉग्स, लायन, टाइगर, ये जितने भी मैमल्स हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इनमें से कोई भी मैमल ऑस्ट्रेलिया का नेटिव नहीं है। वहाँ पर ये यूथीरियन प्लेसेंटल मैमल्स पाए ही नहीं जाते। ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर सिर्फ प्रोटोथीरियंस और मेटाथीरियंस ही पाए जाते थे। लेकिन बाद में जब ह्यूमन ने वहाँ अप्रोच किया, ह्यूमन वहाँ पहुँचा ऑस्ट्रेलिया में, और ह्यूमन के साथ कभी शीप या शिप वगैरह के साथ जब उसने ट्रैवल किया तो अपने साथ वो कई सारे दूसरे एनिमल्स को ले गया। तो आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल मैमल्स हैं, वहाँ आपको गाय मिल जाएगी, वहाँ आपको कुत्ते मिल जाएंगे, वहाँ आपको बेड्स भी मिल जाएगी, वहाँ आपको माउस, रेड्स ये मिल जाएंगे। लेकिन ये सब वहाँ के ये ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स हैं, है ना, एडवांस्ड मैमल्स है।
और इनमें से किसी का भी इवोल्यूशन ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ, ये सब बाद में गए हैं, इनको ह्यूमन वहाँ पर लेकर गया। तो दिस इज़ द रीज़न कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है ये रीज़न रहा है कि वाई ओनली ऑस्ट्रेलिया में ही हमारे पास प्रोटोथीरियंस एंड मेटाथीरियंस आर प्रेजेंट। ओके फाइन, समझ में आई ये बात आपको? ओके अब एग्जांपल्स लेते हैं हम प्रोटोथीरिया के, सिर्फ 2 ही एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल है हमारे पास ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोलॉजी तो बर्ड्स की स्टडी थी, यहाँ ये ऑर्निथो वर्ड क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है बच्चों क्योंकि अभी जैसा मैंने आपको बताया कि दे हैव ए टूथलेस बीक, तो ये डक बिल्ड प्लेटिपस इसका एग्जाम्पल है। ये देखिए हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ये मैंने यहाँ बनाया है, ये आपके लिए एक फ़ोटोग्राफ है। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसके पास ये यहाँ बीक जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। फाइन, एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज डक बिल्ड प्लेटिपस। डक जैसी इसकी बिल होती है, यानी कि बीक होती है, बिल का मतलब बीक होता है, और इसका नाम हमने डक बिल्ड प्लेटिपस रखा। और साइंटिफिक नेम जो है उसमें ऑर्निथो वर्ड जो आ रहा है उसके पीछे भी यही रीज़न है कि इसके पास बीक जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। देयर आर ओनली 2 एग्जाम्पल्स जो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं प्रोटोथीरिया के। एक एग्जाम्पल मैंने आपको डक बिल्ड प्लेटिपस का बताया, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको ये देखिए यहाँ पर, इसको हम एकिडना कहते हैं। एकिडना स्पाइनी एंट ईटर कहते हैं। ये एंट्स जो होते हैं उनके ऊपर फीड करता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एकिडना और स्पाइनी एंट ईटर, और साइंटिफिक नेम है इसका टेकीग्लॉसस। ओके बच्चों, तो 2 एग्जाम्पल्स हमारे पास प्रोटोथीरिया के, सिर्फ 2 ही आपको लर्न करने। क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर? इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो यही है कि दे आर एग लेइंग मैमल्स। इसे हमें नहीं भूलना है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दैट दे आर एग लेइंग मैमल्स। अंडे देते हैं तो क्या मेमोरी ग्लैंड नहीं होगी? अरे नहीं, दे बिलोंग्स टू क्लास मेमेलिया, मीन्स मेमोरी ग्लैंड्स तो होगी, और इनफैक्ट इसमें मेल और फीमेल दोनों में फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होती है। और जब अंडे में से जब हैचिंग होगी और उसमें से यंग वंस उन अंडों में से बाहर निकलेंगे, आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट फीडिंग देयर यंग वंस। इनमें पिन्ना एब्सेंट होता है, कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट होता है, टूथलेस बीक प्रेजेंट होती है, पार्शियली ही होम्योथर्मिक है, कम्प्लीटली होम्योथर्मिक नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और तस्मानिया में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है प्लेसेंटल मैमल के इवोल्यूशन से पहले मेन लैंड एशिया और अफ्रीका से सेपरेट हो गया, और ऑस्ट्रेलिया में आराम से इनका इवोल्यूशन होता रहा। इनका कोई नेचुरल कंपिटिटर फिर वहाँ पर आए नहीं, यानी कि जो प्लेसेंटल मैमल्स है वो वहाँ इवॉल्व नहीं हुए, एंड दैट इज़ द रीज़न ऑस्ट्रेलिया में प्लेसेंटल मैमल्स नहीं पाए जाते, ट्रू मैमल्स नहीं पाए जाते, एडवांस्ड मैमल्स नहीं पाए जाते, और अगर पाए जाते हैं तो वो वहाँ के नेटिव नहीं है, दे विल और ब्रॉट बाय ह्यूमंस ओवर देयर। ओके क्लियर? तो 2 एग्जाम्पल हैं, ऑर्निथोरिंकस यानी कि डक बिल्ड प्लेटिपस, और टेकीग्लॉसस एकिडना और स्पाइनी एंट ईटर। फाइन, नाउ कम टू द सेकंड सब क्लास, दैट इज थीरिया। ये सारे विविपेरस हैं, विविपेरस मैमल्स, ये सब बच्चे देते हैं। अब थीरिया को वापस हमने 2 इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। जो मेटाथीरियंस हैं बच्चों, इनको हम मार्सुपियल्स भी कहते हैं। रीज़न, इसमें आएंगे कंगारू जैसे एनिमल्स सारे। और आप देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक कंगारू का फोटोग्राफ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक पाउच बना हुआ है जिसमें ये इनका जो है बेबी वहाँ दिख रहा है आपको। इस पाउच को हम मार्सुपियल पाउच कहते हैं बच्चों, मार्सुपियल पाउच। तो इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास, सभी के पास ये मार्सुपियल पाउच होता है, एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज मार्सुपियल्स। ओके, तो इन्हें हम मेटाथीरिया भी कहते हैं, मार्सुपियल्स भी कहते हैं। अब इनकी बात सुनिए, आप ध्यान से समझिए। इनमें क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, अंडे नहीं देते हैं ये, विविपेरस है, और अंदर इनके यूट्रस में फीटस का डेवलपमेंट होने लगता है। अब फीटस जब डेवलप होगा तो उसे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली बच्चों, ये प्लेसेंटा से बनता है। प्लेसेंटा ही वो स्ट्रक्चर है जो फीटस और मदर के बीच में न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करेगा, वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज करेगा, गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करेगा। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि इनके पास एक वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा नहीं होता है।
यहाँ तक अभी प्लेसेंटा का इवोल्यूशन नहीं हुआ है। प्रॉपरली फॉर्म्ड प्लेसेंटा जो एक हाईली एफिशिएंट प्लेसेंटा होना चाहिए वो इनके पास नहीं होता है। इनके पास जो एक प्लेसेंटा है वो आउट ऑफ द 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हमारी होती है ना, एक कोरियन, एमनियन, यॉर्क सैक और एलेंटॉइड, तो उनमें से जो यॉर्क सैक है उसी यॉर्क सैक से इनमें प्लेसेंटा बनता है। तो ये जैसा कि आप ध्यान रखें, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि जो यॉर्क सैक प्लेसेंटा होता है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लेसेंटा है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लेसेंटा, और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो पुअर होती है। ऐसे में क्या है, बच्चे को, फीटस को फुल न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो ज़्यादा लंबे समय तक प्रेगनेंसी चलती नहीं है और 10, 12, 13, 14, 15 दिन में ही बेबी की डिलीवरी हो जाती है। ये देखिए, इनका शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड होता है। अब क्योंकि जेस्टेशन पीरियड शॉर्ट था, 10-12 दिन में ही बेबी की डिलीवरी हो गई, वो तो अभी फुल्ली डेवलप ही नहीं हुआ है बेबी, है ना, पूरा फीटस का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, पार्शियली डेवलपमेंट हुआ है, हाफ डेवलपमेंट हुआ है और उसने जन्म ले लिया है, उसका बर्थ हो गया, तो फिर आगे का डेवलपमेंट, आगे का जो प्रोटेक्शन है अब उसको कहाँ से मिलेगा? एंड दैट इज़ वाई दे हैव दिस मार्सुपियल पाउच। तो जैसे ही फीमेल जेनिटेलिया वेजाइना से बेबी बाहर आएगा, डिलीवरी होगी, वो सबसे पहले सर्च करता हुआ मार्सुपियल पाउच में एंटर कर जाता है। और इनकी जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, कंगारू वगैरह या जो भी मार्सुपियल्स है, इनकी मेमोरी ग्लैंड्स उस मार्सुपियल पाउच के अंदर ही है। देखो आपको यहाँ कहीं इसमें मेमोरी ग्लैंड नहीं दिखाई दे रही, दिखाई देगी भी नहीं, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स उस मार्सुपियल पाउच के अंदर है। तो बच्चा जो है वो अंदर चला जाएगा, मार्सुपियल पाउच में चला जाएगा, वहाँ उसे पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, और क्योंकि वहीं पर मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है तो वो वहाँ से न्यूट्रिशन भी लेगा, वो फीडिंग करेगा, मिल्क पिएगा, उससे उसको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, और आगे का जो डेवलपमेंट होगा वो पूरा इस मार्सुपियल पाउच में होगा। So this is an very interesting characteristic feature of metatherians, marsupials. They are viviparous, no doubt, बच्चे देते हैं, लेकिन जिस समय वो बच्चे देते हैं उस समय उस बच्चे की यंग वंस का पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। शॉर्ट जेस्टेशन पीरियड होता है, यॉर्क सैक प्लेसेंटा होता है, क्योंकि जो एडवांस प्लेसेंटा है वो इधर मैंने यहाँ लिखा है कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा होता है, मतलब वो कोरियन और एलेंटोइज से बना होना चाहिए, तो वो बड़ा एडवांस प्लेसेंटा होता है। वापस इधर आ जाते हैं, दे हैव मार्सुपियल पाउच, इनमें भी कॉर्पस कैलोसम अभी एब्सेंट है, लेकिन इनमें पिन्ना प्रेजेंट है। तो ये दोनों में फ़र्क हो गया यहाँ प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया में। प्रोटोथीरिया में पिन्ना तो एब्सेंट है ही है, कॉर्पस कैलोसम भी एब्सेंट है। ऑन द अदर हैंड जो मेटाथीरियंस हैं इनके पास यहाँ पिन्ना आ गया। आप कंगारू का इमेज हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये इसके पास 2 पिन्ना है, लेकिन ब्रेन के अंदर अभी इनके पास कॉर्पस कैलोसम डेवलप नहीं हुआ है। ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और इनमें से कुछ मेंबर्स नॉर्थ अमेरिका में भी पाए जाते हैं। तो उसका रीज़न ये रहा है कि कॉन्टिनेंटल शिफ्ट के समय कुछ मार्सुपियल्स ऐसे थे जो स्विमिंग, क्योंकि उस समय शिफ्टिंग शुरू हुई थी, कॉन्टिनेंटल ट्रिप शुरू हुआ था, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिस्टेंस कम था, तो इट इज़ बिलीव्ड दैट सम ऑफ देम दे वेंट टू द नॉर्थ अमेरिका, स्विमिंग करते हुए वहाँ पहुँच गए, और इस तरह से कुछ अमेरिका में भी मार्सुपियल्स मिलते हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिए हैं। एक मैक्रोपस है, मैक्रोपस का साइंटिफिक नेम कंगारू, याद रखना ही पड़ेगा आपको, देयर इज़ नो ऑप्शन, कंगारू का नाम याद रखें, मैक्रोपस इम्पोर्टेंट है ये, तो मैं राइट का निशान लगा देता हूँ। इधर आपको ऑर्निथोरिंकस और टैकीग्लोसस याद नहीं रहे तो इसका ये साइंटिफिक नेम एकिडना, कॉमन नेम जो है स्पाइनी एंटीटर, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। देन वी हैव डाइडेल्फिस, ये अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। ओपोसम, तो दोनों के हमारे पास यहाँ ये एग्जाम्पल मैंने बताए हैं, ये ओपोसम हो गया और ये कंगारू हो गया। फाइन बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द सेकंड इंफ्रा क्लास, यूथीरिया, इन्हें हम प्लेसेंटल मैमल्स कहेंगे। अब आप बोलोगे कि प्लेसेंटा तो मेटाथीरिया में भी था, चाहे वो यॉर्क सैक से बना हुआ हो। हाँ, तो मैं आपको यहाँ ये बता रहा हूँ कि ये जो टर्म है वो याद रखनी है आपको। ये यॉर्क सैक प्लेसेंटा
एफिशिएंट प्लेसेंटा नहीं है, वेल डेवलप प्लेसेंटा नहीं है, इसलिए मेटाथेरियंस को मार्सुपियल्स कहेंगे, इन्हें प्लेसेंटल मैमल नहीं कहेंगे। 3 अलग अलग टर्म्स हैं हमारे पास, क्लियरली आप उनको याद रखेंगे। प्रोटोथीरिया एग लेइंग मैमल्स है, मेटाथीरिया मार्सुपियल्स हैं, और यूथीरिया जो है वो प्लेसेंटल मैमल्स है। तो कभी भी आपसे ये बात, कोई वर्ड कभी भी आपके सामने आए प्लेसेंटल मैमल्स, तो ऐसे में आप प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया को वहाँ से अलग कर दें। अच्छा, एक बात मैं और बताना भूल गया, यहाँ लिखना भी भूल गया, कोई बात नहीं, अभी मैं बता देता हूँ आपको कि जो हमारे पास प्रोटोथीरिया है, इस सब क्लास प्रोटोथीरिया में एक ही ऑर्डर है, और ये जो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताए ऑर्निथोरिंकस और टेकिक्लोसस, दे बिलोंग्स टू ऑर्डर मोनोट्रिमेटा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कि देर इज ओनली वन ऑर्डर मोनोट्रिमेटा, और उसी मोनोट्रिमेटा के ये दोनों मेंबर्स हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो प्रोटोथीरियंस हैं इन्हें हम मोनोट्रीम्स भी कहते हैं, तो बात एक ही हो गई, मोनोट्रीम्स भी कहते हैं प्रोटोथीरियंस को। सिंपल सा रीज़न है, प्रोटोथीरिया में एक ही ऑर्डर है मोनोट्रिमेटा, तो ये जो दो हमारे मेंबर हैं ऑर्निथोरिंकस और टेकिग्लॉसस, इनको आप चाहे तो प्रोटोथीरियन कह दें, चाहे आप इन्हें मोनोट्रीम्स कह दें। सिमिलरली यहाँ पे भी दो नाम है हमारे पास, मेटाथीरिया और मार्सुपियल्स, और सिमिलरली यूथीरिया के भी हमारे पास दो नाम हो जाएंगे, यूथीरियन मैमल्स कह दें, या फिर हम इन्हें प्लेसेंटल मैमल्स के नाम से जानेंगे। इनमें जो प्लेसेंटा है वो एडवांस टाइप का प्लेसेंटा है। किसका बना हुआ है वो प्लेसेंटा? एक तो कोरियोन का बना हुआ है वो, प्लस उसके साथ एलेंटोइस का बना हुआ है वो, और यही रीज़न है कि इसको हम कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा कहते हैं। बच्चों, जो यूथीरियन मैमल्स हैं इसमें टोटल 16 ऑर्डर्स हैं, इन दोनों में एक एक ऑर्डर ही है, प्रोटोथीरिया में मोनोट्रिमेटा और मेटाथीरिया में मार्सुपियलिया। तो यहाँ तो हमारे पास एक एक ऑर्डर्स ही हैं, लेकिन यूथीरिया में 16 ऑर्डर्स हैं। तो आप घबरा गए, 16 ऑर्डर याद रखने पड़ेंगे क्या? तो बच्चों, सब आपको टिप्स पर नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इनको एक बार पढ़ना ज़रूरी है, थोड़ा बेसिक नॉलेज इनके बारे में होना ज़रूरी है। नहीं तो भाई ऐसा है कि आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं और जूलॉजी का जो बेसिक है, जो बेसिस है, वो एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन है। तो अगर आप यही नहीं जानेंगे तो आपको आगे पूरी जूलॉजी में दिक्कतें आएगी। तो हमें ये पढ़ना ज़रूरी है, और अब हम इन 16 ऑर्डर्स को पढ़ेंगे। घबराएं नहीं, ऑर्डर के नाम बड़े ही सिंपल होंगे, आपको एक बार में याद हो जाएंगे। उनके एग्जाम्पल्स लेंगे हम, मैंने सबकी इमेजेस आपके सामने रखी है ताकि आपको थोड़ा लर्न करने में, क्योंकि जिस चीज़ को हम देखते हैं वो हमें आसानी से याद हो जाती है, तो मैं आपको उनकी इमेजेस भी दिखाऊंगा। मैं बताता हुआ जाऊंगा आपको कि किसके आपको साइंटिफिक नेम याद करने हैं, किसके साइंटिफिक नेम याद नहीं करने। मोस्टली आपको कॉमन नेम याद होने चाहिए, कॉमन नेम ही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ऑर्डर इंसेक्टिवोरा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इंसेक्ट्स खाते हैं, दे फीड अपॉन इंसेक्ट्स, है ना, एंड्स वगैरह उनको खाने का काम करते हैं। दैट इज़ वाई द फर्स्ट ऑर्डर इज इंसेक्टिवोरा। इसमें एक हेजहॉग आता है और एक सोरेक्स आता है। हेजहॉग कॉमन नेम है बच्चों, है ना, और इसको हिंदी में पता है झाऊ चूहा कहते हैं, झाऊ चूहा। तो छोड़िए, कोई बात नहीं, जस्ट बता रहा हूँ। हेजहॉग्स आपने देखे होंगे, सर्च करेंगे नहीं तो आप, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने अभी नहीं बताया। दूसरे इसमें सोरेक्स आता है, ये साइंटिफिक नेम है सोरेक्स, और कॉमन नेम है उसका श्रू। तो ये हमारे, जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स वगैरह जब भी आगे जाके इवोल्यूशन पढ़ेंगे, बात करेंगे कि जो मैमेलिया का इवोल्यूशन हुआ है वो यहीं से हुआ है। ये सबसे प्रिमिटिव मैमल्स है बच्चों। श्रूज जो है, शुरुआत जो हुई थी वो श्रू से हुई थी, तो बड़ी छोटी साइज़ के होते हैं। और आपको इनकी कुछ इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि एक हमारे पास मैमल है जिसका नाम, एक श्रू है जिसका नाम है एट्रस्कन श्रू। एट्रस्कन श्रू, ये सबसे छोटा श्रू होता है, स्मॉलेस्ट मैमल है। न सिर्फ सबसे छोटा श्रू है, मैमल में भी ये सबसे छोटा यही है। बच्चों, ये शूज जितने भी होते हैं बड़ी छोटी साइज़ के होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं,
और ऐसे में क्या होता है कि हाईली एक्टिव होने के कारण इनकी मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि एक श्रू, ये पर्टिकुलरली जो एट्रस्कन श्रू है और एक अमेरिकन पिग्मी श्रू भी होता है, वो पूरे दिन भर में अपनी बॉडी वेट का 3 गुना फूड खा लेता है। अगर इसका वेट मान लीजिए 50 ग्राम का है तो दिन भर में ये 150 ग्राम फूड खा लेगा, इसका वेट बढ़ेगा नहीं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ मैं यहाँ, ऊपर चलते हैं वापस, ध्यान से समझेंगे। यहाँ इसी जगह हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया ग्लोब वोब सब उड़ा देते हैं। चलिए ओके, ध्यान से समझेंगे, मैं एक पॉइंट समझा रहा हूँ। घर पे आज एक एक्सरसाइज करेंगे आप, कैलकुलेशन करेंगे आप। मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है, कुछ समझाने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फंडामेंटल है, कॉन्सेप्चुअल फैक्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक स्फीयर है, ये किसी भी मटेरियल का बना हुआ होगा, चूरमे का लड्डू ही समझ लीजिए आप इसको। इसका कोई पर्टिकुलर रेडियस होगी, तो आप एज्यूम कर लेना अपने हिसाब से एक रेडियस। चलो आप मान लीजिए कि इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो डेफिनेटली इसका कोई एक वॉल्यूम होगा। कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। 4/3 पाई आर क्यूब शायद फॉर्मूला होता है, मुझे नहीं पता, पर आप चेक कर लेना और इसका वॉल्यूम निकाल लेना। तो आपके पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। फिर क्योंकि आपके पास इसकी रेडियस दे रखी है तो आप इसका सरफेस एरिया भी कैलकुलेट करना, जो भी आए वो निकाल लेना। ठीक है, आपने 2 काम कर लिए, इस स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लिया, इसका सरफेस एरिया निकाल लिया। अब आपको क्या करना है बच्चों कि इसे हमें 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। डिवाइड इट इनटू 10 पार्ट्स। ओके, तो आपके पास ऐसे छोटे छोटे स्फीयर्स बनेंगे, सबके स्फीयर्स ही बनाने हैं आपको। अब 10 पार्ट में डिवाइड करके हर पार्ट्स का एक स्फीयर बना लीजिए। अब देखो एक्सरसाइज क्या करनी है वो समझा रहा हूँ। जब भी हम किसी को तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो आपके पास एक सर्कल है, एक स्फीयर है सॉरी, इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो इसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। इस ऊपर वाले स्फीयर का जो वॉल्यूम आया है ये वाला, उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इस छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। एक बार आपके पास वॉल्यूम आ गया तो फिर आप रेडियस निकाल लेंगे, इसकी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से निकाल लेंगे। वॉल्यूम पता है तो रेडियस निकालना बड़ी मुश्किल बात नहीं है। और एक बार आपको रेडियस पता चल गई तो आप इसका सरफेस एरिया भी पता कर लेंगे, निकाल सकते हो आप इसका सरफेस एरिया। आया समझ में आपको? यानी ये जो छोटे वाला स्फीयर है, आपको इसकी 2 चीज़ें निकालनी है। पहले वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम निकालोगे कैसे? वॉल्यूम निकालना तो सिंपल काम हो गया। जो बड़ा वाला स्फीयर है उसके आपने 10 पार्ट किए तो सबका वॉल्यूम जो होगा वो ऊपर वाले स्फीयर के वॉल्यूम को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। इसका वॉल्यूम निकाल लिया, VS कर देता हूँ मैं इसको, स्मॉलर स्फीयर है तो इसके लिए VS कर। एक बार जब आप VS निकाल लो तो फिर आप इसकी रेडियस निकाल लेना। एक बार आप इसकी रेडियस निकाल लो तो फिर आप इसका सरफेस एरिया निकाल लेना। ठीक है बच्चों, अब आपने इस एक छोटे सर्कल का सरफेस एरिया निकाला है, स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। अब हमारे पास ये जो 10 टोटल स्फीयर्स हैं, इनका सरफेस एरिया क्या होगा? तो आपको पता चलेगा, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक का सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाई 10, तो इन टोटल का सबका सरफेस एरिया आ जाएगा। ओके बच्चों, अब आपको एक काम करना है, ये जो सरफेस एरिया होगा ये इस बड़े वाले स्फीयर के सरफेस एरिया से काफ़ी ज़्यादा होगा बच्चों। टोटल 10 का जो सरफेस एरिया होगा वो उस बड़े वाले स्फीयर के सरफेस एरिया से काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन एक ख़ास बात है कि इन 10 स्फीयर्स का जो वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम, वो इस बड़े वाले स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। वॉल्यूम तो कभी चेंज होगा नहीं, लेकिन आप किसी बड़े
पार्ट को, बड़े स्ट्रक्चर को छोटे छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे, तो यू विल फाइंड कि ओवरऑल वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, पर ओवरऑल सरफेस एरिया में चेंज आएगा, वो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? अब ये आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप इसको प्रूव भी कर लेंगे। अब मैं यहाँ आपको ये समझाना चाहता हूँ बच्चों कि मेरे पास एक स्फीयर बड़ा है, यही वाला, और एक छोटा वाला स्फीयर है, ये वाला, ठीक है। इसका सरफेस एरिया डेफिनेटली ज़्यादा होगा, इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। छोटे वाले का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सॉरी, छोटे वाले का सरफेस एरिया कम होगा, ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम भी कम होगा। पर पॉइंट ये बता रहा हूँ कि अगर आप सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे इस बड़े वाले स्फीयर का, और सिमिलरली अगर सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे इस छोटे वाले स्फीयर का, तो यू विल फाइंड कि छोटे वाले स्फीयर का सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो ज़्यादा आएगा, और इसे कहेंगे हम रिलेटिव सरफेस एरिया। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ये एक मेजर पॉइंट यहाँ आ रहा है हमारे पास कि जो छोटे वाला कैसे, अब ये तो आप जब निकालोगे ना, कैलकुलेशन करोगे, तो आप इसको प्रूव कर लोगे। तो आप एक 15-20 मिनट देंगे इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में, और अपने हाथों से प्रूव करेंगे कि जो बड़ा वाला वॉल्यूम है उसमें सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो कम आएगा, और जो छोटा वाला स्फीयर होगा उसमें सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम का रेशियो ज़्यादा आएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा आने वाला है। रिजल्ट क्या आने वाला है वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब आप इस रिजल्ट को निकाल के देखें। फाइन, नाउ द पॉइंट इज दैट, ये बात क्यों पढ़ाने बैठ गया मैं आपको? अभी मैं मैमेलिया का क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ और ये गोले, ये ज्योमेट्री लेके क्यों बैठा हूँ? मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ बच्चों, और उसके लिए हम यहीं आते हैं, यहाँ आएंगे, और यहाँ एक मैं लाइन लिख रहा हूँ, द स्मॉल बॉडीड एनिमल्स, मतलब कोई एनिमल जिसकी बॉडी अगर स्मॉल है, द स्मॉल एनिमल्स हैव मोर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ओके बच्चों, तो एक बात सुनिए कि जब मैमल्स की हम बात करते हैं और बर्ड्स की हम बात करते हैं, वी आर होम्योथर्मिक, हम हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। हम जब से कोर्डेटा पढ़ रहे हैं, जब से हम पोइक्लोथर्मिक होम्योथर्मिक की बात करें, भाई फ़र्क क्या पड़ता है? अगर कोई एनिमल अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहा है और जिंदा ही है, मरे तो नहीं ना, फिशेज मरती तो नहीं है, रेप्टाइल्स मरे तो नहीं है, एम्फीबियंस मरे तो नहीं है, जिंदा वो भी हैं, जिंदा मैमल्स भी हैं और बर्ड्स भी हैं। हमारे पास होम्योथर्मिक होने का क्या एडवांटेज है और उनके पास पोइकिलोथर्मिक होने का क्या डिसएडवांटेज है, उसको समझिए आप। हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं और हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, हमारी जो एक्टिविटी है, जो भी है, वो सब हमारे उन एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो सब टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर है, तो ये हमारे लिए ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर है। हमारे एंजाइम्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑप्टिमली वर्क करेंगे, परफेक्टली वर्क करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। तो हम अब अगर हमारे एंजाइम अच्छे से काम करेंगे तो हम हर समय 24 आवर्स एक्टिव रहेंगे। चाहे विंटर्स में जब हमारे बाहर का टेम्परेचर 2 डिग्री 5 डिग्री हो जाता है तब भी हम उतने ही एक्टिव रहते हैं, और अभी गर्मियों में जब बाहर का टेम्परेचर 42, 43, 44 चला जाता है तब भी हमारी एक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर कांस्टेंट रहेगा, और इससे हम हर समय एक्टिव रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, कभी किसी कड़ाके की दिसंबर जनवरी की सर्दियों की बात करें आप और गार्डन में निकलें, पता चला कि एक सांप पड़ा हुआ है, यू नो, आप भले ही कितना ही डेंजरस सांप होगा, अगर सर्दियों का टेम्परेचर 2 डिग्री और सुबह सुबह आप 6 बजे 7 बजे आपको सांप मिल जाए ना, आप उसकी पूंछ पकड़ के खींच लेना, वो आपके ऊपर अटैक भी नहीं कर पाएगा, वो काट भी नहीं पाएगा, बेचारा इनएक्टिव पड़ा रहेगा, वो ठंडा हो गया है पूरा उसका बॉडी। तो ऐसे में ये जो एनिमल्स हैं ये वल्नरेबल हो जाते हैं बच्चों, और उस वल्नरेबल अपने आप को जिंदा रखना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। एम्फीबियंस हाइबरनेशन में चले जाते हैं विंटर में,
समर में वो एस्टाइवेशन पर चले जाते हैं, समर स्लीप पर चले जाते हैं। तो अपने और लाइफ का 2-3 महीने तो वो एक्टिव ही नहीं रह पाते, वो कोई एक्टिविटी नहीं करते, वो ऑलमोस्ट मरे हुए जैसे पड़े रहते हैं। मैमल्स और बर्ड्स ऐसा नहीं करते, दे रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द ईयर इररेस्पेक्टिव ऑफ द सराउंडिंग टेम्परेचर। तो ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो एक्टिव इसलिए रह पाते हैं क्योंकि उनके एंजाइम एक्टिव रहते हैं। उनके एंजाइम्स क्यों एक्टिव रहते हैं? क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, 37 डिग्री पर रहता है। वेल, अब एक जो मज़ेदार बात है वो ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि बेसिकली हमारी जो बॉडी सरफेस होती है वहाँ से हम हीट लूज़ करते हैं, हीट लॉस होता है। ओके, यहाँ यहीं से तो होगा हमारा हीट लॉस, और हम ठंडे हो जाएंगे। ठंडे हो जाएंगे तो अब हम गर्म कैसे रहेंगे? तो गर्म रखने के लिए तो हमें अंदर से नए नए एटीपी एनर्जी की नया एटीपी बनाना पड़ेगा, वहीं से हमारी हीट जनरेट होगी और हम अपने आप को ठंडा रखेंगे, हम अपने आप को गर्म रखेंगे। समझाना ये चाह रहा हूँ बच्चों कि जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और जो कि मैंने अभी प्रूव किया ऊपर। और सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा कि वो हीट ज़्यादा लूज़ करते हैं, हीट लॉस ज़्यादा होगा, तो ठंडे हो जाएंगे तो शरीर को गर्म रखना पड़ेगा। गर्म रखने के लिए तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। तो वो क्या, छोटे एनिमल्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा फूड खाते हैं, और जितना ज़्यादा छोटा एनिमल होगा अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, होम्योस्टेसिस के लिए, उसकी जो मेटाबॉलिक रेट होगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो बहुत हाई होगी। इनफैक्ट इनकी जो हार्ट बीट होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पूरे बॉडी सेल में जहाँ कहीं पर भी एटीपी बनेगा वहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ऑक्सीजन कौन पहुँचाएगा? हार्ट ही तो पहुँचाएगा ब्लड के थ्रू। तो इनकी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा होती है, बीएमआर बहुत ज़्यादा होती है, और इनको खाना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। और सारा खाया इन्होंने, और गया कहाँ? बॉडी वेट। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जो एट्रस्कन शुरू होता है वो दिन भर में 3 गुना फूड खा लेता है अपने बॉडी वेट का। गया कहाँ सारा फूड? अरे जितना फूड उसने खाया वो सारा उसने बर्न कर लिया बॉडी में, उससे उसने एनर्जी बना ली, एटीपी बना ली, और एटीपी का भी ब्रेकडाउन कर लिया उसने सारा, सिर्फ एक पर्पज़ के लिए, अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए, अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए। तो जब हम मैमल्स और बर्ड्स की बात करेंगे तो यू विल फाइंड कि मैमल्स और बर्ड्स में जो एनिमल जितना ज़्यादा छोटा होगा उसकी बीएमआर, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसकी हार्ट बीट, उसकी ऑक्सीजन डिमांड, उसकी ब्रीदिंग रेट, उसकी डाइट की रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ें बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इन सब चीज़ों को खाएगा, वो कंज्यूम करेगा, एनर्जी जनरेट करेगा, और एक ही काम कर रहा है, अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो पर्टिकुलरली जो मैमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होती है, इनकी डाइट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू लुक अपॉन द फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स, ये इतना खाते ही नहीं है, क्योंकि ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख ही नहीं पाते हैं, तो फिर इनकी रिक्वायरमेंट भी उतनी ज़्यादा नहीं है। फिर अब बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते तो उनको लॉस क्या है, उनको नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दे बिकम वल्नरेबल। लो टेम्परेचर पर भी वो इनएक्टिव हो जाते हैं, हाई टेम्परेचर पर कई बार डेथ हो जाती है क्योंकि उनके एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। लो टेम्परेचर पर एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो बॉडी की एक्टिविटी, अब भाई इंसान, अगर कोई एनिमल जिंदा है, लाइफ लिविंग है तो एक्टिव रहो। अब वो ऐसे एनिमल हैं जो बेचारे लिविंग तो हैं लेकिन फिर भी अपने आप को फुल्ली एक्टिव नहीं रख पाते, क्योंकि वो अपना होम्योस्टेसिस, अपना बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ह्यूमंस में जो छोटा बेबी, आपने कभी देखा होगा कि बच्चे पैदा होते हैं तो शुरू में 1-2 साल के, 2-3 साल के छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अब आप बता सकते हो मुझे छोटे बच्चों को ठंड ज़्यादा क्यों लगती है एज़ कम्पेयर? उनको बहुत सारे कपड़े पहनाने पड़ते हैं, जल्दी ठंड पकड़ लेती है, उनको ठंड से नुकसान जल्दी हो जाता है। रीज़न ये है बच्चों कि उनका बॉडी साइज़ अभी छोटा है, और बॉडी साइज़ छोटा होने के कारण उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और ऐसे में वो रैपिडली अपनी बॉडी सरफेस से हीट लूज़ करते हैं, और ऐसे में उनको फिर ठंड भी ज़्यादा लगती है। बड़े होने के बाद ओवरऑल हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और पर वॉल्यूम के कंपैरिजन में नहीं बढ़ता। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिट रखो। व्हेन आई टॉकिंग अबाउट सरफेस एरिया बढ़ रहा है, घट रहा है, इन रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो ये इन रिलेटिव टू वॉल्यूम, ये जरूर आप ध्यान रखेंगे। यूँ तो अब ऐसा है कि ऑब्वियसली एक पर्सन 5 फीट का है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, और एक छोटा बेबी 2 साल का बच्चा है तो उसका सरफेस एरिया कम है, लेकिन ये एब्सोल्यूट सरफेस एरिया है। मैं यहाँ एब्सोल्यूट सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सरफेस एरिया रिलेटिव टू वॉल्यूम। तो छोटे बच्चों का सरफेस एरिया
रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, बड़ा आदमी जो होगा उसका सरफेस एरिया रिलेटिव टू हिज वॉल्यूम कम होगा। समझ में आया? अच्छे से इसको अपन रिपीट करें क्योंकि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब ह्यूमन में एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, आपके ही एग्जाम में आया हुआ है कि जो छोटा बच्चा जब पैदा होता है 1 साल का तो उसकी हार्ट बीट 200-250 के आसपास होती है, और एडल्ट्स की हार्ट बीट जो है वो तो 72 टाइम्स पर मिनट होती है। छोटे बच्चों की हार्ट बीट ज़्यादा क्यों? तो रीज़न क्लियर हो गया अब यहाँ पे। छोटे बच्चों और नॉर्मल है उनकी हार्ट बीट अगर 200, 250, 300 है, एक तो इससे पहले तो 400 तक होती है। तो ये हार्ट बीट ज़्यादा है छोटे बच्चों की एबनॉर्मल कंडीशन है क्या कोई? नहीं, छोटे बच्चों की हार्ट बीट ज़्यादा होगी। अप टू 7-8 ईयर्स तक हार्ट बीट ज़्यादा होती है, 72 नहीं होती, ज़्यादा होती। क्यों होती है? क्योंकि उनका बॉडी साइज़ छोटा है तो उनका सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू देयर वॉल्यूम ज़्यादा है, और सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हीट लूज़ करते हैं। ज़्यादा हीट लूज़ करते हैं तो हीट जनरेट अंदर से ही तो करेंगे। हीट जनरेट करने के लिए उनकी BMR वगैरह सब ज़्यादा हो जाएगी, और BMR ज़्यादा होगी तो उनकी हार्ट बीट भी ज़्यादा होगी। यही कारण है कि अगर हम मैमल्स में हार्ट बीट पे बात करें तो सबसे ज़्यादा हार्ट बीट किसकी है? तो सबसे ज़्यादा हार्ट बीट इन एट्रस्कन श्रूज़ की होती है, जो कि लगभग 1515, अब छोटा सा तो एनिमल है, 1511 पर मिनट ये इसकी हार्ट बीट है बच्चों। कहाँ हमारी हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, और कहाँ इनकी हार्ट बीट 1511 टाइम्स बीट करता है वो 1 मिनट में, और पूरे दिन भर में अपनी बॉडी वेट का 3 गुना खा जाता है। क्यों खा रहा है भाई इतना सारा? कुछ नहीं, सिर्फ बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको उसे मेंटेन करना है, इसको अपनी होम्योथर्मिक कंडीशन को मेंटेन करना है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कभी व्हेल के सबसे स्लोएस्ट हार्ट बीट किसकी है? अब मैमल्स में सबसे स्लोएस्ट कॉन्सेप्चुअल चलो ना, सबसे कम हार्ट बीट किसकी होगी? एनिमल जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसका सरफेस एरिया एज कम्पेयर टू इट्स वॉल्यूम कम होता जाएगा, हीट लूज कम करेगा, हीट लॉस कम होगा उसका, और फिर उसकी हार्ट बीट भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो जो ब्लू व्हेल होते हैं उनकी हार्ट बीट सबसे कम होती है मैमल्स में, 8 to 10 टाइम्स पर मिनट। आया समझ में आप लोगों को? हमिंग बर्ड्स की भी यहाँ लगे हाथ बात करें तो हमिंग बर्ड्स होते हैं, छोटी जो स्मॉलेस्ट बर्ड है उसकी भी हार्ट बीट जो है वो 25 टू सॉरी हमिंग बर्ड की तो ज़्यादा होगी, उसकी कितनी होती है? हमिंग बर्ड की ऑलमोस्ट 1200 के आसपास उसकी हार्ट बीट होती है, 1200 समथिंग, 1250 बीट्स पर मिनट उसकी हार्ट बीट होती। तो एनिमल जितना बड़ा होता जाएगा हार्ट बीट कम होती जाएगी, एनिमल जितना छोटा होगा हार्ट बीट उसकी उतनी ज़्यादा होगी। उसकी एक्टिविटी, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीदिंग रेट, डाइट रिक्वायरमेंट सब इंक्रीज हो जाएगी। बड़ों में बड़ा एनिमल होगा तो उसकी ये सारी चीज़ें कम हो जाएगी। तो एनीवे ये बात हम कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की। तो फर्स्ट ऑर्डर इज इंसेक्टिवोरा, इसमें कौन आते हैं? श्रूज आते हैं। ओके, छछूंदर जो होता है ना वो भी इसी में आता है, मोल जिसको कहते हैं छछूंदर। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देखा होगा आपने छछूंदर कभी। छछूंदर के साथ एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब उन्हें कभी अपना प्लेस चेंज करना होता है तो जो मदर होगी वो सबसे आगे चलेगी, और जो उसके पीछे 8-10 बच्चे होंगे वो उनकी टेल, जैसे सबसे आगे वाला बच्चा अपने मदर की टेल को अपने मुंह में पकड़ लेगा, और उसके पीछे वाला जो बच्चा होगा वो आगे वाले बच्चे की यानी फर्स्ट नंबर वाले बच्चे की टेल को अपना मुंह में पकड़ लेगा, और सब एक दूसरे की टेल को मुंह में पकड़ के जैसे ट्रेन रेल चलती है ना उस तरह से ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। देखना कभी आपको इनकी इमेजेस मिलेगी, देखेंगे आप।